होपफुली मेरी आवाज आप सबको पहुंच रही है एंड सुप्रभात। एंड आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ये गट रिसेट का जो फेज है आप बहुत अच्छी तरह से निभा भी रहे हैं। आज पांचवा दिन है गट रिसेट फेज का। एंड वैसे अगर देखा जाए कि इन 5 दिनों में हम हर रोज कुछ ना कुछ नए नए चीजें हम सीख रहे हैं। शुरुआती दिनों की अगर बात करें कि हमने थिंक किया कि गट रिसेट फेज में क्या क्या चीजों की जरूरत है, एंड अगर हम कल की अगर बात करें, थोड़ा सा रिफ्रेश करें, तो कल हमने बात किया कि द रोल ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, सजीव एंड निर्जीव। जो कि प्रोबायोटिक्स है, जो कि द लाइव बैक्टीरियाज, जो अच्छे बैक्टीरियाज है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है, वो कितना अहम हिस्सा, अहम रोल निभाते हैं हमारे शरीर में। एंड प्रीबायोटिक्स वो है जो कि उन बेनिफिशियल बैक्टीरियाज की जो मील प्रोवाइड करते हैं, जो खाना प्रोवाइड करते हैं। सो गट रिसेट फेज जो कि ये 10 दिन का चलेगा, एंड आज हम मिड में पहुंच चुके हैं। आज पांचवा दिन है। मैं आप सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरा नाम वासुदेव मिश्रा है एंड मैं आज आपका होस्ट एंड दोस्त हूँ। सो इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं उन स्पीकर को बुलाना चाहूंगा हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। लगभग लास्ट 5 दिनों में आप उनसे सुनते आ रहे हैं उनके टिप्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो लेके आते हैं अपना जो टिप्स है, जो दुनिया भर की जो बेहतरीन रिसर्च है, रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है, वो लेके आते हैं। एंड ही इज नन अदर देन डॉक्टर श्याम रामकृष्णन, who is the director of innovation and science for the emerging markets। एंड बिना टाइम जाया किए हुए मैं वर्चुअल स्टेज को बुलाना चाहूंगा डॉक्टर श्याम रामकृष्णन को। डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बसनैया सबको मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। आज पांचवा दिन है। आई एम श्योर आपको बेहतर फीलिंग ऑल वेल, आपके गट का एडजस्ट हो रहा है। तो ये सब गुड साइंस है आपके लिए। और मैंने सोच रहा था कि किस टॉपिक में आज मैं मेरा सोच आपको कह दूं। तो मुझे याद आया कि एक रिसर्च हमने थोड़े साल के पहले किया था, वो है लीकी गट। ये कॉन्सेप्ट है लीकी गट, लाइक लीक और गट। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी और लीकी गट। तो एक ऐसी कंडीशन है जहां स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग, जो लाइनिंग होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें हार्मफुल सब्सटेंस को रोकने में कम इफेक्टिव हो जाती है, जिससे वो ब्लड स्ट्रीम में वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस ब्लड स्ट्रीम एंटर कर जाते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। बहुत रिसर्च हो रहा है इस कॉन्सेप्ट में, और रिसर्च बता रहे हैं कि ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए। तो देखो, तो उसको एक एनालॉजी बताओ तो सिंपल एक्सप्लेनेशन। सोचो सिक्योरिटी फेंस। सोचिए इंडस्ट्रियल लाइनिंग को एक सिक्योरिटी फेंस की तरह, जो सिलेक्टिवली कुछ लोगों को, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को आने जाने देते हैं, लेकिन दुश्मनों को, लेके टॉक्सिन्स जो हो, हार्मफुल बैक्टीरिया जो हो, उसको बाहर रखते हैं। तो जब फेंस में डैमेज या कोई वीक स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो दुश्मनों को अंदर घुसने जाते हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर दुश्मनों आ जाते हैं, बैक्टीरिया हो, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो, फूड में जो नेगेटिव थिंग्स है वो भी अंदर जाते हैं। तो हमारे बॉडी में कई सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो 5 वजह हैं ये लीक होने के लिए। एक नंबर 1 है हमारे डाइट। क्यों? क्योंकि प्रोसेस फूड और शुगर से गट लाइनिंग का डैमेज होती रहती है। तो हम ज्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं, कहीं भी जाकर
कौन सा भी पैकेज फूड्स जैसे जैसे हम खरीदते हैं, तो सोच लो ये कितना प्रोसेस्ड है। तो ये प्रोसेस फूड और शुगर एक गट लाइनिंग को बहुत डैमेज करते हैं। सेकंड है स्ट्रेस, ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंट एज डाइट। स्ट्रेस है जो क्रॉनिक स्ट्रेस, तो हम हर टाइम स्ट्रेस में बैठते हैं, हमारे काम, हमारे फैमिली, वो स्ट्रेस, इस स्ट्रेस से हमारे इम्यून सिस्टम वीक होते हैं, लीडिंग टू प्रॉब्लम्स। ये गट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। फिर तीसरे हैं इन्फेक्शंस। अभी हो सकते हैं कहीं कहीं से इन्फेक्शन मिलते हैं, वो इन्फेक्शंस भी हमारे लाइनिंग को खराब कर सकते हैं। फिर फोर्थ है मेडिकेशंस। कोई मेडिकेशंस जैसे कि एस्प्रिन ले लो, नहीं तो आइबुप्रोफेन ले लो, नेप्रोक्सन ले लो, ये एनसेड्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये भी पता है कि रिसर्च बताया है कि गट लाइनिंग को इरिटेट करते हैं, उनको उनको लीकी गट बनाते हैं। फिर है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जहां हम रहते हैं, टॉक्सिन्स खाते हैं, टॉक्सिन्स को लेते हैं हम हमारे माउथ से, वो भी हमारे गट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो चलिए अपने हाथ के अपने हेल्थ के ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और इन्फॉर्म चॉइस से अपने गट हेल्थ को बेहतर बनाइए। तो सोच लो ये है लीकी गट, और उसके कंट्रोल करने के लिए हमारे हाथ में ही है। तो यही मेरा सोच था। चलिए बसने प्लीज आवर नेक्स्ट स्पीकर। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्याम, वेरी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी जानकारी आपने दिया। एंड डेफिनेटली आज का जो टॉपिक है ये इसी के ऊपर ही है, एंड उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज का जो टॉपिक है द हार्श रियलिटी ऑफ जो शुगर है, जो प्रोसेस्ड फूड है, जो तरह तरह की हमारी जो आदतें बिगड़ी हुई है, वैसे अगर स्मोकिंग की बात करें, अल्कोहल की बात करें, वो किस तरह से हमारी गट एंड हमारी ओवरऑल हेल्थ को ये अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में आज हम ढेर सारी चीजें जानेंगे। एंड उसको जानने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, मैं वर्चुअल स्टेज में आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी नेक्स्ट स्पीकर को। लेकिन उनको बुलाने से पहले उनकी थोड़ा सा जानकारी मैं दे दूं। ये वो शख्स है जो लगभग 15 साल की तजुर्बा अपने साथ लेके आए हैं सेल्स एंड ट्रेनिंग का। एडुकॉम्प कंपनी में इनका लगभग 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, जो स्मार्ट क्लासेस में वो सेल्स ट्रेनिंग के रूप में काम किए हैं। लगभग 7.5 साल से 8 साल होने को आ रहा है, 7.5-8 साल से वो एमवे के साथ जुड़े हुए हैं, एंड ट्रेनिंग प्रोफाइल में ही जुड़े हुए हैं, जो 2 अलग अलग रीजन्स को हैंडल कर चुके हैं। हमारी वेस्ट रीजन, जहां पे वो एमपी एंड छत्तीसगढ़ के स्टेट ट्रेनर हुआ करते थे, एंड फिर अभी वो करेंटली ही इज द रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर फॉर नॉर्दर्न रीजन। एंड खास बात उनकी ये है कि ये द बेस्ट पीपल मैनेजर्स ऑफ इंडिया में फोर्ब्स में इनका नाम स्थगित है। रुचि रखते हैं ये अपना फिटनेस लेवल को स्पोर्ट्स में, डांस में, एंड बहुत अच्छी तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन 1, ट्रांसफॉर्मेशन 2 एंड ट्रांसफॉर्मेशन 3 में हेल्थ बडी के रूप में बहुत अच्छी तरह से ये निभा रहे हैं। एंड शी इज नॉन अदर देन मिस नेहा निगम। सो नेहा, over to you, and please come to the virtual stage. Thank you so much. Thank you so much, Basneya. And आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात आप सभी को। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका बेस मैं बोलूंगी डॉक्टर श्याम ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बांधा है, और आप सबको समझ में आ गया होगा कि आज हम कुछ कठोर सच्चाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हमारा जो रोजाना का जो रूटीन होता है उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खा रहे होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं, और कई बार हम ऐसी चीजें जानते हुए कंज्यूम कर रहे होते हैं, यानी कि खा रहे होते हैं, और हमको कहीं ना कहीं मालूम जरूर होता है कि ये हमको तकलीफ दे सकता है लंबे रन में, हमारे स्वास्थ्य में ये अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हम तब भी जो है हम इनको कंटिन्यू करते हैं खाना, क्योंकि कहीं ना कहीं
स्वाद जो है वो सारी चीजों के ऊपर आ जाता है। पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो हम बात करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है, जिसके बारे में डॉक्टर श्याम ने, बासनिया ने भी बात करी, कि जब हम बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं खाने में, और कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होती है चीनी, मीठा किसको पसंद नहीं होता, राइट? और ज्यादा अगर वसा युक्त खाना अगर हम खाते हैं, या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाना अगर आप खाते हैं, शराब का सेवन अगर करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो वो किस तरीके से आपके शरीर को, आपके आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। आज का जो सत्र है हमारा वो इसी के बारे में है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर ये जो हमारी फ्रेंड यहाँ पर जो खड़ी हुई हैं, ये भी थोड़ी सी दुखी हो गई हैं, क्योंकि इनको भी पता लगा कि जब इन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, जब खाई तो उसकी जो कठोर सच्चाइयां थी वो क्या थी, जब इनको पता लगा तो ये दुखी हो गई हैं। अब दुखी हो गई हैं तो सेशन के अंत तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये थोड़ा खुश हो जाए, और इनको वो रास्ते जरूर मिल जाए साथ साथ कि कैसे अपनी सेहत का ज्यादा बेहतर ख्याल ये रख सकती हैं, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज इस सेशन के बारे में बात करते हैं। मैं चाहूंगी आप सबके पास में आपकी नोटबुक, मुझे मालूम है आप सब लेके बैठते हैं, बिल्कुल होगी, तो जरूर अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में एक लिस्ट ऐसी लिखिए जो कि रेडीमेड ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि बाजार में मिलते हैं, जो कि खाने में तो मीठे नहीं है, लेकिन उनमें शुगर होती है, यानी कि उनमें चीनी होती है। वो आपके शरीर में, आपके शरीर के ब्लड में, यानी खून में चीनी जो है वो बिल्कुल घोलते हैं, मीठे नहीं होते स्वाद में। आप एक बार लिख के देखिए, और कुछ लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये चैट बॉक्स में भी जरूर मुझे यहाँ पर लिख के बताएं कि ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जो कि आप रेडीमेड बाजार से खरीदते हैं, उनमें मिठास खाने में तो नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं वो मीठे जरूर होते हैं। तो क्या आप मुझे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बता सकते हैं, या अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिए, क्योंकि मैं जरूर आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगी और आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कौन से ऐसे फूड आइटम हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सफिशिएंट मेरे हिसाब से समय दिया है कि आपने वो नोट डाउन किए होंगे नाम। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाती हूँ। हम बहुत आसानी से कुछ फूड आइटम जो है वो रेडीमेड बाजार में मिलते हैं और उनको खरीदते हैं, और क्योंकि आज हम 3-4 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे चीनी है, जैसे वसा युक्त खाना है यानी फैट्स हैं, साथ ही साथ अल्कोहल यानी शराब के बारे में, और स्मोकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं एक एक करके इन टॉपिक्स को के ऊपर जो है आपको लेके जाऊंगी। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं चीनी के साथ। तो ये जो फूड आइटम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, देखिए बहुत कॉमनली आप बाजार में जाते हैं, जूस खरीद के लाते हैं, ऑरेंज जूस किसको अच्छा नहीं लगता, राइट? और उसके ऊपर लिखा रहता है बड़े बड़े शब्दों में कि इसमें जो है ऑरेंज पल्प है, और इसमें जो है वो फ्रूट जो है वो पूरा यूज किया गया है। लेकिन क्या आपको मालूम है, जो चीज हम नहीं देखते हैं वो है ये जो शुगर क्यूब्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो चीनी के जो क्यूब्स हैं, यहाँ पे 10 क्यूब एक ऑरेंज जूस की बोतल में आपको मिलते हैं, और एक क्यूब में चीनी की मात्रा आप जानते हैं कितनी होती है? 5 ग्राम। तो आप कैलकुलेट अब कर सकते हैं कि अगर आप एक ऑरेंज जूस की अगर एक बोतल लेके आ रहे हैं और उसमें आपको अगर ये लिखा हुआ है कि इसमें पूरा फ्रूट यूज किया गया है, तो ऐसा नहीं है। उसके अलावा उसमें 10 क्यूब यानी 50 ग्राम चीनी जो है वो उपयोग की गई है। उसी तरह से कई बार आप टमाटो सूप लेके आते हैं, टमाटर का सूप जो है वो आप बाजार से, मान लीजिए आपने रेडीमेड खरीदा, क्योंकि आज की डेट में हर चीज रेडीमेड मिल रही है बाजार में, तो आप लाते हैं उसको ये सोच के कि ये तो टमाटर का सूप है, इसमें क्या हानि होगी, मेरे शरीर को ये क्या हानि पहुंचाएगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, कि वो मीठा भी लगे, खट्टा भी लगे, चटपटा भी लगे, ये करने के लिए उसमें लगभग 5 क्यूब चीनी जो है उसके अंदर डाली हुई होती है, यानी 25 ग्राम चीनी आपको उस टमाटर के सूप में मिलती है। बाजार में एक और बड़ा फेमस चीज मिलती है जो रेडीमेड होती है, जैसे कि योगर्ट, जो कि फ्लेवर्ड योगर्ट के नाम से जाने जाते हैं। आपको बड़े सारे फ्लेवर में मिल जाएंगे, स्ट्रॉबेरी के फॉर्म में मिल जाएंगे, पाइनएप्पल में मिल जाएंगे, एटसेट्रा। लेकिन उस योगर्ट में भी 3 क्यूब जो है चीनी के वो डले होते हैं, और आपको बड़े बड़े शब्दों में ये नहीं लिखा होगा कि उसके अंदर चीनी है, लेकिन ये जरूर लिखा होगा कि ये योगर्ट है।
और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं उसमें चीनी की मात्रा जो है वो भरपूर होती है। तो अननोइंगली हम भले वो ये चीजें हमको बहुत ज्यादा मीठी ना लगे, लेकिन हम अननोइंगली बिना जानकारी के हम इस तरह की चीनी जो कि छुपी हुई रहती है इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स में, वो हम कंज्यूम करते रहते हैं, खाते रहते हैं, और अल्टीमेटली वो आके हमको नुकसान ही पहुंचाती है। और इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं मार्केटिंग, यानी कि ये कंपनीज जो रहती हैं जो कि ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अब मान लीजिए आपने सीरियल लिए, यानी जैसे आप कॉर्नफ्लेक्स, अगर आपने बाजार में मिलने वाले कॉर्नफ्लेक्स आपने खरीदे, जिसमें ये लिखा रहेगा कि ये बड़ा रिच सोर्स है फाइबर का, लेकिन क्या आपको मालूम रहता है कि वो जो रिच सोर्स फाइबर जो बड़े बड़े बोल्ड शब्दों में पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ है, उसमें 26% चीनी भी मिलाई गई है? हमको ये पता नहीं लगता। कई विटामिन युक्त पानी, जिनको हम फोर्टिफाइड वाटर्स बोलते हैं, बाजार में मिलते हैं, और कई लोग इसका सेवन करते हैं, खरीदते हैं, ये सोच के कि इसमें विटामिन हमको भरपूर मिलेंगे, लेकिन इसमें विटामिन के साथ साथ आपको भरपूर मात्रा में चीनी जो है वो भी मिलती है। उसी तरह से आप कोई चीज लेते हैं जिसमें लिखा रहता है कि ये बड़ा अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, पर उस कैल्शियम के साथ साथ आपको 53% आपको सोडियम भी जो है वो साथ साथ आपको मिलता है। किसी में लिखा रहता है ये फैट फ्री है, किसी में लिखा रहता है कि ये बिल्कुल 100% जो है हरी सब्जियों से बनाया गया है। लेकिन विश्वास मानिए कि अगर आप लेबल पीछे नहीं देख रहे हैं उस प्रोडक्ट का, तो आप जाने अनजाने में बहुत सारी चीनी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो आप उसका सेवन कर रहे हैं, जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अब जनरली बोला जाता है कि मीठा जो है वो थोड़ा खाया जाए तो अच्छा होता है, बिल्कुल। और क्या एक और सवाल आता है कि क्या मिठास जो होती है, मीठा जो होता है, बच्चों के लिए अच्छा होता है? तो देखिए, बच्चे बिल्कुल खा सकते हैं मीठा, लेकिन आपको क्या मालूम है कि आदतें जो होती हैं वो बचपन से ही लगती हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा अपने बच्चों को भी मीठा खिलाते हैं और उनकी मीठा खाने की आदत बन जाती है, तो वो वयस्क होते होते तक वो एक हैबिट में, यानी आदत में बदल जाती है, और वो एक एडिक्शन का रूप ले लेती है। जैसे कि मान लीजिए आप शांति से एक कमरे में बैठे हुए हैं, किताब लेके एकदम काम डाउन एनवायरनमेंट में अगर आप बैठे हुए हैं और आप किताब पढ़ रहे हैं, अचानक कोई आपके दरवाजे पे आता है और उस पे दस्तक देता है। पहले धीरे, फिर थोड़ी और तेज, फिर थोड़ी और तेज, और उसके बाद दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। तो आप क्या करते हैं? आप ऑब्वियसली आप उठेंगे और जाके आप दरवाजा खोलेंगे, राइट? तो जब आप दरवाजा खोलेंगे, बिल्कुल उसी तरह से एडिक्शन काम करता है चीनी का, क्योंकि चीनी आप थोड़ी थोड़ी खाना शुरू करते हैं और उसके बाद वो एक आदत में जो है वो बदल जाती है, और आपको उसका उसका एडिक्शन जो है वो लग जाता है। तो अगर बचपन से अगर आप इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो चीनी खाएं, लेकिन एक लिमिट में खाएंगे, तो कम से कम वयस्क होते होते तक उनको उसकी आदत ना पड़े, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अब अगर जब आप बहुत ज्यादा चीनी का उपयोग करते हैं, तो ये आपके पूरी ओवरऑल स्वास्थ्य में ये बहुत ज्यादा नेगेटिव भी असर डालती है। आपको बहुत सारी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है, कमी हो सकती है, और साथ ही साथ में पोषक तत्व जो है वो पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं होंगे आपके शरीर में, और आपको बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज बहुत कॉमनली हम जानते हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत कॉमन क्रॉनिक डिजीजेस हैं जो कि मीठे के सेवन के साथ में जुड़ी हुई होती हैं और आपको आती हैं। अगला जो इम्पैक्ट आता है वो हमारे लिवर के ऊपर आता है। जनरली हम बोलते हैं कि लिवर की जो बीमारी होती है, कि फैटी लिवर अगर आपको हो गया, तो वो फैट ज्यादा खाने से, यानी वसा युक्त ज्यादा खाना अगर आप खाएंगे तो आपको फैटी लिवर होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ज्यादा मीठा भी खाएंगे तो भी आपको फैटी लिवर की शिकायत जो है वो हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? जब आप चीनी खाते हैं कोई भी, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में आपके लिवर में जमा होती है। लेकिन जब आप ज्यादा चीनी खाते हैं, अगर आप कम मात्रा में खा रहे हैं, तो वो ग्लाइकोजन के रूप में आपके लिवर में जमा हो रही है। लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में जब चीनी खाते हैं, तो ये ग्लाइकोजन जो है ये फैटी एसिड के रूप में आपके लिवर में जमा हो रहा होता है, और जमा होते होते तक ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की कंडीशन में परिवर्तित हो जाता है, और जो कि अगेन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। हमको पता नहीं लगता, हम जब थोड़े थोड़े अमाउंट में चीनी जो है उसको रोजाना खा रहे होते हैं, तो हमको ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ये हमारे शरीर में किस तरह का इम्पैक्ट डाल रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल डालती है। और जब हमको इस तरह के हम स्टेज पे जाके खड़े हो जाते हैं जहां हमको फैटी लिवर की शिकायत हो जाती है, तब शायद हमको एहसास होता है।
तो क्यों ना इसको हम पहले से रोके। उसी तरह मूड स्विंग की जब आप बात करते हैं, आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप कोई चीज मीठा खाते हैं तो आपका मूड अचानक से अच्छा हो जाता है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि जैसे ही आप मीठा खाते हैं, आपको आपके आपके ब्लड में शुगर स्पाइक होता है, जो कि एकदम से स्पाइक यानी एकदम से चीनी जो है जब आप खाते हैं तो ग्लूकोज लेवल जो है एकदम हाई हो जाता है आपका, और आपका मूड आपको बेटर फील होने लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब आप जितनी तेजी से वो ऊपर जाता है उतनी तेजी से वो नीचे भी आता है, और इसी कारण से आपको जो मूड स्विंग है वो बहुत ज्यादा आपको हो रहे हैं। कभी आपका मूड अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। उसी तरह से एक और रिसर्च के बारे में भी आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो कि 24,000 लोगों के ऊपर लगभग की गई थी, और उनको 2 ग्रुप में बांटा गया था। 2 ग्रुप में बांटने के बाद में एक ग्रुप को उनको चीनी दी गई कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए, और जब उन्होंने वो खाई तो उन लोगों में ज्यादा देखा गया कि उनको डिप्रेशन के जो केसेस थे उन लोगों में ज्यादा देखे गए, जो कि चीनी का सेवन लगातार करते चले जा रहे थे, और साथ ही साथ उनके शरीर में जो एजिंग की यानी बुढ़ापा आने की जो प्रोसेस थी वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। तो ये इम्पैक्ट है जो कि आपके शरीर पे चीनी का हो सकता है। और इसीलिए जब हम आज आप 5वें दिन पे हैं गट रीसेट के, और गट रीसेट में जब हम बात कर रहे हैं तो जरूर ये भी ध्यान देना जरूरी है कि चीनी कैसे आपके गट हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले जब हम गट की बात करते हैं तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया और जो खराब बैक्टीरिया है उसका सही बैलेंस जो है वो होना जरूरी है। जब आप ज्यादा चीनी का सेवन करते हैं तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है आपके गट के अंदर, आपकी आंतों में, और वहां पर एक फंगस होती है, कैंडिडा फंगस होती है, जो कि गट में जिसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है ज्यादा मीठा खाने से। और अभी डॉक्टर श्याम को आपने सुना था, उन्होंने लीकी गट की बात की थी। तो जब हम गट डिसबायोसिस को देखते हैं तो ये उसमें लीकी गट होना या कॉन्स्टिपेशन होना, ये दोनों ही चीजें जो है ये आपको हो सकती हैं अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो। उसमें क्या होता है कि हमारा जब खाना खाते हैं तो उसका न्यूट्रिशन जब थोड़ी देर आपकी आंतों में रुकता है तब उसका न्यूट्रिशन जो है आपकी आंतों में अब्सॉर्ब होता है। लेकिन जब आपको गट डिसबायोसिस की समस्या होती है या गट लीकी गट की समस्या होती है, जो कि ज्यादा मीठा खाने से होती है, तो आप जब भी खाते हैं तो आपका जो गट है, आपकी जो आंतें हैं, वो आपके खाने को, न्यूट्रिशन को होल्ड नहीं कर पाती और तुरंत ही आपकी बॉडी से प्रोसेस होकर बाहर हो जाती हैं, जिसको हम लीकी गट बोलते हैं। तो इस तरह की समस्या आ सकती है। आपको वेट गेन, अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो ये वजन आपका बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ आपकी जो गट के काम करने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके आंतों में सूजन जो बढ़ाने का काम भी ये कर सकता है। तो इसीलिए हमको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जो है मीठा जो है कम से कम खाएं, क्योंकि आपके गट के लिए, आपकी आंतों के स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है। हम वो खाना है अच्छे बैक्टीरिया का। बिल्कुल उसी तरह से जब आप ज्यादा चीनी खाते हैं तो वो खाना होता है आपके बैड बैक्टीरिया का। तो यानी कि जब आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप अपने बैड बैक्टीरिया को खाना दे रहे हैं और उनको नरिश कर रहे हैं, यानी कि उनकी संख्या जो है वो तेजी से बढ़ेगी, जो कि आपके ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं रहेगी। और इसीलिए हमको अपने खाने में चीनी का जो है वो ध्यान रखना जरूरी है। अब चीनी की हमने काफी बात कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वसा युक्त खाना, यानी कि जब हम हाई फैट की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। कई बार आप में से कई लोग हम लोग ऑर्डर करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सलाद घर में बनाई खाने के लिए, और अगर आपने उसमें ये सोच के बनाई कि आज तो मैं सलाद खा रही हूँ, बहुत हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन वो तब तक हेल्दी है जब तक आप उसमें ड्रेसिंग का उपयोग ना करें। अगर आप उसमें मेयोनीज के रूप में अगर आप ड्रेसिंग डाल रहे हैं तो आप अपनी सलाद में भी आप फैट जो है उसको ऐड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीजें जो बाजार में मिलती हैं, जैसे प्रोसेस्ड स्नैक्स, जिसमें लिखा रहेगा लो फैट, लेकिन उसमें चीनी का जो कंटेंट है, मात्रा है, वो आपको भरपूर मिल रही होती है। आप एक्सरसाइज करके निकले, आपने सोचा मैं प्रोटीन बार या एनर्जी बार या ग्रेनोला बार जो मार्केट में मिलती है वो खा के अपनी एनर्जी लेवल को और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को जो है ऊपर कर लूंगी, लेकिन जब आप ये खाते हैं तो उसमें भी अगर आपने लेबल ठीक से पढ़ के नहीं ली है तो उसमें भी चीनी भरपूर मात्रा में आपके शरीर में मिल रही होती है। एक और गिमिक है जो कि मार्केट में बड़े आसानी से मिलता है, जो कि है शुगर फ्री के नाम से। शुगर फ्री आइसक्रीम, शुगर फ्री बिस्किट या कुकीज जब आप बाजार से खरीदते हैं तो बिल्कुल उसमें चीनी जरूर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर का उपयोग किया गया होता है, यानी कि चीनी के बजाय
उसमें कोई ऐसी चीजें डाली होती हैं जो कि उसको मीठा तो कर देती हैं और वो ज्यादा नुकसान करती है। ये भी मैं आपको बता दूं कि वो ज्यादा नुकसान करती हैं। कई बार आप शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, वहां पर जो खाना तैयार होता है वो बहुत ज्यादा ज्यादा एक्स्ट्रा तेल, घी, डालडा, इन सारी चीजों से बना हुआ होता है और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें कई सारी ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन इस चीज का हमको ध्यान रखना है और ये एडेड कैलोरी भी देती है आपको, एडिशनल कैलोरी भी देती है और साथ ही साथ में आपका जो फैट है वो भी उसको बढ़ाने का काम करती है। कई सारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जिनका ज्यादा सेवन अगर आप करेंगे तो भी वो आपके शरीर में फैट जो है उसको बढ़ाने का काम करती है। मैं कुछ जरूरी टिप्स यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी जिसकी मदद से आप थोड़े से माइंडफुल हो सकते हैं, थोड़े से कॉशियस हो सकते हैं कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको सोच समझ के आप चूज करें। जैसे कि जब भी आप कोई खाना लेते हैं बाजार से, जो कोई भी चीज आप खाने वाली, आप खाद्य पदार्थ अगर आप खरीदते हैं तो उसके पीछे पलटिए उसको और उसका लेबल को ढंग से पढ़िए, क्योंकि उस लेबल में क्लियरली लिखा होगा कि आपके उस पर्टिकुलर आप जो खरीद रहे हैं उसके अंदर क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसकी कितना वो प्रोसेस्ड है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ में कभी भी क्लेम्स जो है, यानी कि सामने जो क्लेम लिखे रहते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा मत कीजिए। हमेशा अपनी सूझबूझ से लेबल के पीछे जो चीजें लिखी हुई हैं उनको तरीके से आप ठीक तरीके से पढ़िए, ताकि आपको पता लग सके कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी आपको मिल रही है और कितनी वसा वो आपके शरीर में ऐड कर रहा है। उसी तरह से आप जब पोर्शन साइज की हम बात करते हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने देख के खरीदा चकली, मान लीजिए आपने बाजार से खरीदी खड़े अनाज की, मोटे अनाज की आपने खरीदी, मिलेट की आपने चकली बाजार से खरीदी, लेकिन आपने पीछे ये नहीं देखा कि वो फ्राइड है। तो वो क्या करेगा, वो भले वो मिलेट से बना हो लेकिन क्योंकि वो फ्राइड है यानी तला हुआ है, तो वो आपको एडिशनल फैट जो है वो दे सकता है। अब आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप चलिए, वो एक बेहतर ऑप्शन आपको लगेगा कि शायद हो सकता है, लेकिन वहां पर आप अपना पोर्शन साइज जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जहां आप 2 या 3 चकली खा रहे थे उसकी जगह पे 1 चकली खाइए या आधी चकली खाइए, जो कि आपको फुल भी कर दे, मन भी भर जाए और आपका जो फैट है उसको भी ज्यादा ऐड ना करे। साथ ही साथ में आप जो भी मील खरीद रहे हैं बाजार से, उनको पीछे का लेबल पढ़ के और सोच समझ के खरीदिए कि क्या ये मेरे शरीर में ज्यादा चीनी या ज्यादा वसा ऐड तो नहीं कर रही है। इस चीज को देख के जरूर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सारे फैट बुरे होते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप में से कई लोगों को मालूम होगा कि हमारे खाने में कई सारे गुड फैट भी होते हैं और बैड फैट भी होते हैं। मैं कुछ लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूं जो कि आपको ये बता सकती है कि कौन से फैट जो है वो गुड फैट है और बैड फैट है। तो अगर आप एवोकाडो, एग, नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल, साल्मन, इस तरह की चीजें खाते हैं तो ये गुड फैट होता है और इसको हम अनसैचुरेटेड फैट भी बोलते हैं। और बैड फैट, जो कि आप जितना भी डोनट, कुकी, पेस्ट्री, क्रैकर या आप जो भी बाजार में मिलने वाले हाइड्रोजनेटेड ऑयल रहते हैं, ये बैड फैट कहलाते हैं और इनको हम सैचुरेटेड फैट के नाम से भी जानते हैं। क्या फर्क है, कैसे देखेंगे? रूम टेम्परेचर पे आपके जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो जम जाते हैं, राइट? तो उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। तो ये आपको नुकसान करते हैं। उसी तरह जो गुड फैट होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे जमा नहीं होते हैं, जमते नहीं है, वो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं और वो अच्छे होते हैं आपकी सेहत के लिए। और ये दोनों ही चीजें जो है ये जरूरी होती है हमारे शरीर के लिए। जब आप हाई फैट खाते हैं यानी वसा युक्त खाना ज्यादा जब आप खाते हैं तो ये आपको सटाइटी देता है, यानी कि आपको बहुत देर तक ये भूख नहीं लगने देता, आपको फुलनेस की फीलिंग आती है, लेकिन ये आपका डाइजेशन का पूरा प्रोसेस जो है उसको बहुत धीमा कर देता है। आपके गट माइक्रोबायोटा, जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया हैं, ये उनको भी इंपैक्ट करता है। आप ज्यादा वसायुक्त खाना खाएंगे तो ये आपके आंतों में सूजन भी जो है वो ला सकता है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप वसायुक्त खाना जो है उसको कम से कम खाएं और साथ ही साथ में आपका जो गट है वो सही तरीके से काम करे, इसका हमको ध्यान रखना होगा। ये बाइल प्रोडक्शन और अब्जॉर्प्शन में भी बहुत दिक्कत करता है। अब बाइल यानी पित्त रस आपके शरीर में जो है वो ज्यादा निकलेगा भी
आपके शरीर से निकलेगा भी, और ये एसिडिक भी हो सकता है, यानी आपका गट जो है वो एसिडिक हो सकता है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि वसा युक्त खाने का उपयोग आप ज्यादा ना करें, क्योंकि आपकी गट हेल्थ के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे जो तीसरे ऑप्शन है उसकी तरफ, और प्रोसेसिंग फूड की बात करते हैं। यानी आप बाजार से बहुत बना बनाया रेडीमेड खाना जब आप खरीदते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब आप बना बनाया खाना खरीदते हैं या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज ली जो कि मैदे से बनी हुई है, तो मैदा बनता गेहूं से ही है, लेकिन वो इतना प्रोसेस्ड फॉर्म है उसका कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं बचता है। और उससे बनी हुई कोई भी चीज, चाहे आप ब्रेड खाइए, आप बिस्किट खाइए, कुकीज खाइए, केक खाइए, पेस्ट्री खाइए, उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू आपको नहीं मिल रही होती है और वो नुकसान ही करता है। यानी आप एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं अपने शरीर को कि वो करे और उसको डाइजेस्ट करे, क्योंकि डाइजेशन में भी उसको बड़ा टाइम लगेगा। आपको खाली कैलोरीज मिल रही होती हैं, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता। उसको स्वाद अनुसार बनाने के लिए उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर का उपयोग किया जाता है, एडिटिव यूज किए जाते हैं, और ये आपकी पूरी डाइजेस्टिव हेल्थ को जो है गड़बड़ा देता है। उसी तरह से आपके जो गट के हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनका भी बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। और साथ ही साथ, क्योंकि इनका स्वाद बढ़ाने के लिए इनमें ऐसी चीजें डाली जाती हैं कि ये अडिक्टिव हो जाती हैं, यानी आप बार बार, एक बार नहीं खाएंगे, आप बार बार इस चीज को खाएंगे। तो ये उसको पैलेटेबल बनाने के लिए, यानी आपकी जबान को अच्छा लगे, ये करने के लिए उसमें इस तरह के एडिटिव जो है उसमें डाले जाते हैं, और कई ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि उसके अंदर छुपे होते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी सी मैं बात करूंगी शराब के बारे में। आज की हमारी लाइफस्टाइल में ये एक बहुत कॉमन फैक्टर हो गया है आपके जानने पहचानने में, और सबकी लाइफ में शराब जो है एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करने लग गई है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ कठोर सच्चाइयां हैं जो कि इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि आपको जाननी जरूरी है और आपके द्वारा शायद बहुत लोगों की मदद भी कर सकती है। क्या आपको मालूम है कि कितना, जब आप अल्कोहल या शराब जब कंज्यूम करते हैं, तो आपको लगभग 7 कैलोरी जो है पर ग्राम शराब में आपको मिलती है। और कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि जब वो शराब पियेंगे उनको नींद अच्छी आएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनकी नींद जो है वो टूटी हुई रहती है। कभी भी जो हम जिसको हम डीप स्लीप बोलते हैं या एक अच्छी नींद बोलते हैं, कभी भी शराब के सेवन के बाद वो आपको नहीं आ सकती है। इसका असर आपकी याददाश्त पे भी पड़ता है। आप कंज्यूम तो करते हैं, यानी आपका पेट तो आपको भरा हुआ लगेगा जब आप शराब पीते हैं, लेकिन कोई न्यूट्रिशन तो ऐड नहीं कर रही होती है। तो आपकी न्यूट्रिशन आगे जाके, अगर आप इसके आदतन बन जाते हैं, तो ये आपके शरीर में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी लेके आती है। आप जब शराब पीते हैं तो एक्सीडेंट के रिस्क बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ मान लीजिए कोई गर्भवती अगर महिला है, तो गर्भवती महिला अगर शराब का सेवन करती हैं, तो ये उनके होने वाले बच्चे के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर जो है वो डाल सकता है, जिसको हम फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोलते हैं। वो बच्चा जो है वो विकलांग भी हो सकता है और उनको मेंटल डिस्टरबेंस भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके शराब के सेवन के साथ में जुड़ी हुई होती हैं, और कहने की बात नहीं है कि ये आपके हार्ट को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये सारी चीजें जो है इम्पैक्ट करती हैं। उसी तरीके से जब आप स्मोकिंग की हम बात करते हैं, तो ये भी आपके शरीर में बहुत ज्यादा नेगेटिव जो है रोल प्ले करता है। ये आपके ओवरऑल शरीर के अपीयरेंस में इंपैक्ट डालेगा। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं उनके चेहरे से आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि वो ज्यादा स्मोक करते हैं, ज्यादा सिगरेट पीते हैं। उसी तरह से उनके आसपास जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनके आसपास जो लोग रहते हैं, वो सेकेंड हैंड स्मोक कर रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो उनके भी स्वास्थ्य के ऊपर ये बहुत ज्यादा नेगेटिव असर डालता है। और साथ ही साथ जो शरीर स्वास्थ्य की जो रिस्क होती है, हमारी बीमारियों की रिस्क जो है वो बढ़ती चली जाती है। ये आपके शरीर में एजिंग की प्रोसेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है। आप जल्दी बुढ़े दिखने लगते हैं। आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म जो है आपका, जो पाचन तंत्र है वो भी गड़बड़ा जाता है, और न्यूट्रिशन जो है वो सही तरीके से अब्सॉर्ब नहीं होते। आपके शरीर में गुड और बैड बैक्टीरिया का सारा जो डाइवर्सिटी है वो इम्बैलेंस हो जाती है, और आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की कमी होने लगती है। ये सारी चीजें जो है ये स्मोकिंग के साथ आपको मिलती हैं। और इन सारी चीजों का इम्पैक्ट, अगर मैंने आज बात की है चीनी की, वसा युक्त खाने की, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड की, इन सब चीजों का जो असर है हमारे लिवर पे, हमारे दिल पे यानी हार्ट पे, पेनक्रियास पे, किडनी पे, ब्रेन पे, ये बहुत ज्यादा पड़ता है। और लंबे समय में अगर हमको चाहिए कि हम
स्वस्थ रहें, अपने शरीर को बेहतर करें, तो हमको मीठे के ऊपर अपने स्वास्थ्य को चूज करना होगा। हमको जो भी हाई फैट यानी जिसमें वसा बहुत ज्यादा है उस तरह के खाने को मना करना होगा। हमको ज्यादा फ्रेश खाने के ऊपर फोकस करना होगा, बजाय इसके कि हम बाजार से रेडीमेड खाना खरीदें। और साथ ही साथ में शराब और सिगरेट का जो सेवन है उसको हमको अपने जीवन से जो है बिल्कुल निकालना होगा, तब आप एक हेल्दी लाइफ जो है उसको आप लीड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसी के साथ में, इस कंक्लूजन के साथ में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी आज की एक्टिविटी ऑफ द डे, कि आपने इन चीजों जो आज हमने बात की है, चीनी की, वसा की और शराब की और स्मोकिंग की, आपने अगर इन चीजों को छोड़ा है या छोड़ने का निश्चय किया है तो उसके ऊपर आप दृढ़ रहें और आज के दिन हमारे साथ शेयर करें कि आपके पास में चीनी का हेल्दियर ऑल्टरनेटिव आपका क्या है। आप अपनी मील प्लेट में आज के दिन शेयर कर सकते हैं अपने अपने ग्रुप्स में। तो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन जो है वो खत्म करना चाहूंगी और मैं वापस बासनिया को हैंड ओवर करना चाहूंगी। बासनिया, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच नेहा, इट वाज वंडरफुल। बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी है। कुछ कुछ चीजें जो मेरे को भी मैं आज सीख पाया यहाँ पे। जैसे कि अगर हम जो भी खाना खरीदते हैं बाजार में, दुकान से जो खाना खरीदते हैं उसका सामने वाला पोर्शन हम देख लेते हैं कि कितना हेल्दी है, क्या है, नहीं है, लेकिन पीछे का लेबल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जो शुगर की कंटेंट्स वगैरह है, ये चीजें कितना हानिकारक है, ये आपने एक एक करके अगर देखा जाए, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं आपकी एंटायर प्रेजेंटेशन को, इसमें ये है कि जस्ट सो कि एक एक चीजें अगर हम देखें कि पहले डॉक्टर श्याम अगर जो लीकी गट के बारे में बात की है कि किस तरह से हमारी खाने की आदतें, हम क्या खाते हैं, हम क्या खाना पसंद करते हैं, एंड उन सारी पसंदीदा चीजों में कुछ ऐसे चीजें हैं जो काफी हानिकारक भी होते हैं, जैसे कि चीनी या शुगर। एंड एक एक करके अगर देखें कि शुगर की कितनी, भले ही वो पैलेटेबल है, भले ही वो काफी टेस्टी होते हैं, भले ही वो क्रेविंग बढ़ाता है कि यस मीठा खाना जरूरी है, मीठा खाना पसंद है। जैसे कि मैं अपने ऊपर अगर मैं बात करूं कि हम रात को डिनर के समय एक मीठा जैसे भी हो खाना अच्छा लगता है, बट स्टिल इसकी बहुत ज्यादा जो इल इम्पैक्ट्स है वो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा देती है। सिमिलरली अगर शुगर से लेके हम फैट्स तक पहुंचे, फैट्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, एंड कुछ अच्छे फैट्स जो है वो हमें जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, एंड ये हमको जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या चूज करते हैं। एंड डेफिनेटली अल्कोहल एंड टबैको जो है वो हमेशा बुरी आदतें में हमेशा से लिखी गई हैं, तो जितना अवॉइड कर सकते हैं, जितना उसको ना कह सकते हैं, उतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा है। सो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एंड इतनी बढ़िया नॉलेज के साथ बहुत जरूरी है कि हमारे गट हेल्थ में हमको हेल्दी रहने के लिए एक फिटनेस लेवल भी हमारा जरूरी है, हमारी एक्टिविटी लेवल भी हमेशा बरकरार रहना बहुत जरूरी है। एंड उसके लिए वी हैव आवर फिटनेस एक्सपर्ट मीनल पाठक। सो मीनल हमसे ज्वाइन कर चुकी है हमारी इस सेशन में, एंड मैं बिल्कुल समय वेस्ट ना करते हुए मीनल जी को बुलाना चाहूंगा। मीनल, वेलकम यू ऑन द वर्चुअल स्टेज, ओवर टू यू। Thank you so much. Hello everyone, good morning and a very warm welcome to today's session. तो आइए हम आज की सेशन के स्टार्ट करते हैं और कुछ वार्म अप पोजेस करेंगे मैट पर, और उसके बाद हम कुछ स्ट्रेचेस करेंगे। जितने भी वार्म अप पोजेस हम मैट पे करते हैं, दे आर एक्चुअली आल्सो वेरी सिंपल आसन्स जो आप पूरे दिन भी कर सकते हैं। जैसे अभी विल स्टार्ट विद समथिंग लाइक 90 हिप स्विचेस। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि इसको आपको एक वार्म अप पोज की तरह ही करना है। अगर दिन में आप थोड़ी सी स्टिफनेस फील कर रहे हैं और थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल 90 डिग्री हिप स्विचेस कर सकते हैं। आइए मैं आपको सिखाती हूँ। इसके लिए आप मैट पे अपने फीट, नीज और हिप्स को तीनों को एक लाइन पे रखेंगे।
और फिर दोनों साइड स्विच करें। स्विच करते हुए आप ध्यान रखेंगे कि जो आपके एंकल से नी से जो हिप्स का रेशियो है वो मेंटेन रहे। स्ट्रेच करते हुए पूरा ऊपर, देन यू स्विच एंड स्ट्रेच अप। आप स्विच करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, फिर पूरा साइड पे स्ट्रेच कीजिए, साइड पे फिर पूरा साइड पे स्ट्रेच, सेंटर एंड साइड, सेंटर एंड साइड। जब आप साइड पे स्ट्रेच कर रहे हैं, अभी तक हमने हाथों का सपोर्ट लिया है, अगर आप चाह सकते हैं और कर सकते हैं तो हाथों के सपोर्ट के बिना साइड में, सेंटर में, फिर साइड, सेंटर में, फिर साइड। अपने कोर मसल्स को एंगेज करके रखेंगे। सेंटर में इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए साइड, सेंटर में एक्सहेल इनहेल करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए साइड, सांस भरते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए साइड। बहुत ही सिंपल मूव है बट बहुत इफेक्टिव मूव है। अगर आप पूरा दिन टेबल्स या चेयर्स पे बैठते हैं तो ये वाले जो आपके सारे सपोर्टिंग मसल्स होते हैं ये स्टिफ हो जाते हैं। इससे आप इन मसल्स को बहुत इजीली स्ट्रेच और रिलैक्स भी कर सकते हैं। और आपको पता है बहुत बार अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कमर में दर्द रहता है तो इस बात से होता है कि आपकी जो हिप्स है वो टाइट हो जाते हैं, आपकी जो सिट्स बोन्स है जिनके ऊपर आप बैठते हैं उनको सपोर्ट करने वाला जो मसल ग्रुप है वो स्टिफ हो जाता है। तो वो स्टिफनेस धीरे धीरे ऊपर की तरफ रहे। सीधी टांगों को कर लेंगे, हम पश्चिमोत्तान आसन करेंगे which is actually a forward fold। तो बहुत सारे लोग जिनको फॉरवर्ड फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप मैं एक सिंपल सा हैक सिखाऊंगी जिसमें आप स्ट्रेच भी कर पाएंगे, आप सरेंडर के बेनिफिट्स भी ले पाएंगे, आप अपने सोलर प्लेक्सस को भी एंगेज कर पाएंगे, लेकिन आप अपनी कमर को अगर वो इन्फ्लेमेट है तो उसको आप रिलीज रखें। तो क्या करेंगे, जब हम पश्चिमोत्तान आसन वैसे करते हैं तो हम अपनी लेग्स को सीधा रख के फोल्ड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस भरिए, हाथों को ऊपर लेकर जाइए, सीधा खींच के इतना खींच लीजिए जैसे आप ताड़ आसन में खींचते हैं ना अपने आप को, ऐसे खींचिए पूरा ऊपर की तरफ, कमर से सीधा, यहां से रीढ़ की हड्डी से अपने आप को पूरा ऊपर की तरफ खींचिए अच्छे से। अब जब आप सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे तो ध्यान ये रखना है कि हाथों से या शोल्डर से अपने आप को खींच के नहीं आना है, आपको अपनी हिप से हिंज करके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हल्का सा घुटना मोड़ लीजिए, उसके बाद आपकी जो पूरी चेस्ट है वो है उसको थाइस पर ले आइए, होल्ड कर लीजिए अच्छे से। जब आप ऐसे होल्ड करेंगे तो आप सबसे पहले अपनी स्पाइन को लॉक करें। स्पाइन लॉक मतलब स्पाइन को स्ट्रेच करके आपने अपनी चेस्ट के साथ थाइस पे लॉक कर। अब आप स्पाइन को गलत तरीके से नहीं खींच सकते क्योंकि आपके स्पाइन के साथ आपके कोर मसल्स और थाइस का सपोर्ट है। अब आप उतना ही नीचे जाएंगे जहां तक आप जा सकते। पकड़ लीजिए अपने पंजों को, सेंटर में हील्स को जहां पर आप पकड़ सकते हैं वहां पकड़ लीजिए। फिर धीरे धीरे ये कनेक्शन नहीं छोड़ेंगे, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे। परफेक्टली फाइन अगर आप यहां तक जाते। आप देखिए वो फॉरवर्ड फोल्ड जो आप करना चाह रहे हैं, आप हिप से हिंज करके लिटरली अपनी सही ढंग से कमर को स्ट्रेच करके जा रहे हैं, और सारे के सारे जो आपके कोर मसल्स हैं, जितना भी आपका मणिपुरा चक्र को हम इनिशिएट करना चाह रहे हैं वो भी हो, और फिर स्ट्रेच करिए और नीचे और नीचे। जरूरी नहीं है कि एकदम से जैसे मैंने खींच के पाँव खोल दिया आपको ऐसे खोलना है, जितनी धीरे आप जा सकते हैं। ये कनेक्शन को तोड़े बिना उतनी धीरे 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 नीचे जाए। अगर किसी को सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम है तो हमेशा ऐसे ही स्ट्रेच करें, मतलब जैसे मैं आपको ऊपर की तरफ देखती हूँ इस तरह से स्ट्रेच करें। पूरी कमर को मोड़ने के बाद पूरे हेड को नीचे नहीं करेंगे, बहुत हैवी होता है ये प्रेशर। आपको पता है आप दिन में कितनी बार ऐसे झुक के काम करते हैं, आपके सर का 4-5 किलो का वेट होता है ऑन एन एवरेज। अगर आप 4-5 किलो का वेट इस पतली सी गर्दन पे रखेंगे सारा दिन, आप सोचिए क्या करेंगे, है ना। सो प्लीज अपने डिवाइसेस को इस तरह से देखना छोड़ दीजिए।
अपने डिवाइसेस को इस तरह से देखिए या फिर अपने टेबल्स और चेयर्स पे रख के देखिए, जिससे आपकी जो नेक है वो कंफर्टेबली अपने शोल्डर्स पे प्लेस रहे। ऐसा ही है, उसका काम यही है। ये वाला काम अभी हमने इन्वेंट किया, अदरवाइज आपकी नेक का काम ऐसा ही, फॉरवर्ड फोल्ड होके बहुत ज्यादा इस एरिया को हम इन्फ्लेमेट। ठीक है, लंबी गहरी सांस लेंगे, खींचेंगे अपने आप को तान के अच्छे से, हल्के से नीज को मोड़ लीजिए, चेस्ट को पूरा लॉक कर लीजिए, थाइस के साथ होल्ड कीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए वहां तक जाएंगे जहां तक जा सकते, स्ट्रेच करते। अगर कंफर्टेबल है तो ही अपने फोरहेड या चिन को घुटनों तक लेकर आएंगे, नहीं तो जहां पर है वहां पर होल्ड कीजिए। होल्ड करते हुए जैसे ही आप इनहेल करेंगे तो अपनी स्पाइन को लेंथन करेंगे, जैसे सांस छोड़ेंगे थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश। ठीक है, 3 बार करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच डाउन। स्ट्रेच अभी भी आपको पूरा फील होगा, यू विल फील इट कि आपके काफ मसल्स पे स्ट्रेच आ रहा है, हैमस्ट्रिंग्स पे स्ट्रेच आ रहा है, कोर तो आपका एंगेज है ही, बस ये सही तरीका है इस चीज को करने का। और नीचे जा सकते हैं, थोड़ा और नीचे जा सकते हैं। तो 3 सांसों तक, 3 लंबी गहरी सांसों तक जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाए, फिर वापस सांस भरते हुए। इस तरीके से आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर नहीं आएगा और सही तरह से स्ट्रेच भी। जादू शीर्ष आसन करेंगे सिंगल लेग, तो आप अपने हील को ग्रोइन तक लेकर आएंगे और दूसरी लेग को सीधा करेंगे। मैंने स्ट्रेच करवाया था, आपको याद है, जिसमें मैंने आपकी लेग्स को पूरा ओपन खुलवाया था, फिर मैंने सिर्फ इसको स्ट्रेच करवाया था साइड, है ना, हाफ पिजन की प्रेपरेटरी। इसके अंदर ये लेग साइड में नहीं जाएगी, सीधी जाएगी, जिससे आपका जो पंजा है वो पूरा घुए और आपके हिप्स के साथ तना रहेगा अच्छे से, जहां तक आप ले जा सकते। सेम लंबी गहरी सांस, ताड़ासन, ऊपर की तरफ खींचते हुए और सांस छोड़ते हुए फिर से हम आगे आएंगे, लेकिन वही बात, हम शोल्डर से प्रेशर नहीं डालेंगे, अपनी कमर को गोलाई में नहीं लाएंगे, हमें हिप से हिंज करना है। तो आप हल्का सा घुटना, पंजों को पकड़ लीजिए, फिर सांस छोड़ते हुए वहीं तक जाएंगे जहां तक जा सकते। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सीधा कर ले एकदम से, फिर वही बात हो जाएगी। वहां तक जाइए धीरे धीरे, वहां तक जाइए जहां तक जा सकते। कंफर्टेबल है तो हल्के हल्के से अपने आप को स्पाइन से ही, कमर से ही सीधा करते हुए रिलैक्स करते हुए आगे की तरफ होल्ड करेंगे। यहां पर 1, लंबी गहरी सांस अंदर बाहर, 2, and 3, और धीरे से सांस भरते हुए वापस। इसी तरह से दूसरी साइड। अगेन, अगर आपको ऐसा लगता है कि हील बहुत अंदर नहीं जाएगी, इस तरह से स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, तो जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना करिए। पंजा खोल लीजिए, कोई बात नहीं, और अपने घुटने को बहुत ज्यादा बेंड मत, स्ट्रेच करके रखिए। लंबी गहरी सांस पर, चेस्ट को लॉक करिए नीज के साथ, पंजे को पकड़ के वहां तक स्ट्रेच करिए जहां तक आप, बस इतना सिंपल। लंबी गहरी सांस, देखिए कहां तक होल्ड कर सकते हैं। इनहेल, सांस छोड़ते हुए लेंथन करिए, फिर इनहेल, सांस छोड़ते हुए लेंथन करेंगे स्पाइन, फिर इनहेल, नाक से सांस छोड़ते हुए लेंथन करेंगे स्पाइन और धीरे से होल्ड करेंगे यहां पर। सरेंडर, आपके आसपास, आपके अंदर अभी भावना होनी चाहिए सरेंडर, मतलब सब कुछ दे दिया, सब सरेंडर। आपकी ईगो, आपकी गिल्ट, वो सभी एनर्जीज जिसको आपने होल्ड करके रखा हुआ है अपने पास, सब कुछ सरेंडर कर, लेट इट ऑल गो।
वो सभी एनर्जीज जो आपको आपके लिए अच्छी नहीं है उनको बिल्कुल भी पकड़ के नहीं रखेंगे। वज्रासन में आएंगे हम। आज उत्तरासन करेंगे विच इज कैमल पोज। तो उसके थोड़े से प्रिपरेटरी पोजेस करते हैं। अगर किसी को भी घुटने में पेन रहता है ना और आपको ऐसा लगता है इस तरह से घुटने में ज्यादा प्रेशर आता है तो अपने मैट को 4-5 बार फोल्ड करो, है ना। घुटने के नीचे अच्छा सा सॉफ्ट एरिया बनाइए, स्क्वीज करिए इस तरह से अपने काफ मसल्स के नीचे अपने कुशन को, कोर को पूरा एंगेज करके। सो लंबी गहरी सांस, अपनी बेली को, अपने स्टमक को, अपने पूरे कोर में अच्छे से ऑक्सीजन को भरिए। सांस को छोड़िए अंदर, फिर ऊपर की तरफ, अंदर और ऊपर की तरफ। सांस को भरिए, छोड़िए, सांस को भरिए, सांस को छोड़िए। इसे डीप बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग भी, डीप बेली ब्रीदिंग भी। आपको पता है जब हम ऑफिस में होते हैं और काम के प्रेशर में होते हैं, कई बार हम इतनी शैलो ब्रेथ करते हैं कि यहाँ तक भी सांस को नहीं भरते हैं। मतलब इतनी फास्ट होती है हमारी ब्रीदिंग। और क्या क्या होता है, जो कंधे हैं उनको हम ऐसे उचका देते हैं, प्रेशर में होते हैं ना ये। और ये जितनी भी जॉ लाइन है इसको टेंस कर लेते हैं। जो आपकी जीभ है उसको ऊपर तालू से लगा लेते हैं ऐसे, ये भी टाइट है। यहाँ पर वो जो एग्री लाइन्स होती हैं वो बन जाती है, पूरे के पूरे फोरहेड में स्ट्रेस ले आते हैं इस तरह से। और सांस तो लेना भूल ही गए, यहाँ तक आती है सांस, है ना। इसको रिलैक्स करने के लिए ऐसे आप जब अपने ऑफिस टेबल्स पे या किसी भी जगह पे ऐसे स्ट्रेस्ड है तो क्या करेंगे, जरूरी नहीं है वज्रासन में बैठने का, चेयर पे रिलैक्स करने के लिए लंबी गहरी सांस भरेंगे। अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाए, चेयर से थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे की तरफ। सांस को छोड़ते हुए हाथों से खोलेंगे अपनी चेस्ट को, शोल्डर्स को पूरा अच्छे से रोल बैक करेंगे, अपनी चिन को ऊपर की तरफ, रिलैक्स, पीछे की तरफ, स्ट्रेच। फिर धीरे से फिर से लंबा गहरा सांस, सांस छोड़ते हुए पीछे, चेस्ट को खोल देंगे पूरा का पूरा। मतलब आपका हार्ट चक्र खुला है, मणिपुरा चक्र खुला है अच्छे से, विशुद्धि पूरे अच्छे से स्ट्रेच्ड है। खोल दीजिए तीनों चक्र को, जो आप ब्लॉक करते हैं ना इस तरह से, इन तीनों चक्रों को आप खोल देंगे अच्छे से और इसको ऑक्सीजनेट करेंगे ऑक्सीजन के साथ। और सिर्फ 3 लंबी गहरी सांसों में आप अपने सोचने का नजरिया बदलें। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं अगर आप ब्रेक लेकर दिन में 5-6 बार डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। सिंपल है, कितना सिंपल है ना। एक बार और करके लंबी गहरी सांस लेंगे। इस बार कोशिश करेंगे कि ये जो लोअर लिप है ना, इसको ऐसे करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो और क्या स्ट्रेच हो जाएगा अच्छे से, ये जो जॉ लाइन हम ऐसे खींच के रखते हैं ना दबा के, स्ट्रेस में रिलैक्स हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ना चाहते हुए भी रिलीज हो जाएगी ऐसे। लोअर लिप अप, स्काई, स्कीलिंग, ऐसे करो। लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए लोअर लिप अप, खींचिए ऊपर और ऊपर। फिर धीरे से वापस। कितना सिंपल है बट बहुत इफेक्टिव। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे सिंपल जो आपके कोर्सेज होते हैं बहुत इफेक्टिव है। कभी मत सोचिए कि ओ ये वाला मुश्किल आसन नहीं हो रहा है तो अब बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो इजी आसन हो रहा है उसी से बेनिफिट। अपने घुटनों को हिप्स के डिस्टेंस में रखेंगे, जोड़ेंगे नहीं पास, स्क्वीज करके रखेंगे कोर को। ध्यान रखिए कि ये कैमल पोज में या उस आसन में हमें अपने कोर को फिर से वही रिबकेज को बाहर की तरफ फ्लेयर नहीं करना है, एंगेज करना है, स्क्वीज करना है, ग्लूट्स को एंगेज करके रखना है ना। वार्म अप करेंगे अपने हाथों से, अपने कमर का हल्का सा मसाज कीजिए।
अच्छे से धीरे से पीछे जाके देखिए, फिर वापस आ जाइए, फिर पीछे जाइए। पूरा स्ट्रेच आ रहा है घुटनों में, दर्द हो रहा है तो किसी और कुशन को लगे। अगर कंफर्टेबल है तो पहले सिर्फ एक हाथ से करें, लंबी गहरी सांस भरिए और सिर्फ एक हाथ से पीछे जाइए। एक हाथ से पीछे जाने की कोशिश कीजिए। नाभि, हार्ट, विशुद्धि, पूरा स्ट्रेच चाहिए पीछे। ठीक है, कंफर्टेबल है, वापस आ जाए। इसी तरह से दूसरी साइड से कोशिश कीजिए। कंफर्टेबल है, इस बात को यहाँ पर सीखिए कि आप आगे कुछ नहीं करना है, आपको एंगेज करते हुए स्ट्रेच करना है, खोलना है। कंफर्टेबल है, वापस आ जाए। वैसे तो आप आंखों को बंद कर सकते हैं, पूरा अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को हल्का सा भी डिजी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हल्का सा चक्कर आ रहा है, तो प्लीज अपनी आंखों को बिल्कुल बंद मत कीजिए। अभी बॉडी में वो सेंस ऑफ बैलेंस नहीं है, आप गिर जाए। लंबा गहरा सांस लेंगे, दोनों हाथों से इस बार होल्ड करेंगे, स्क्वीज करेंगे, पूरा नीचे। देखिए कहां तक जा सकते हैं आप। नीचे तभी जाएंगे जब इसको आगे पुश करना छोड़ दें। एंगेज करिए ग्लूट्स को और फिर नीचे अच्छे से स्क्वीज कर देंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर। उसी तरह लंबा गहरा सांस, अंदर बाहर, लंबा गहरा सांस, अंदर बाहर। एक और बार, अब बहुत धीरे से कोशिश कीजिए। एक हाथ, फिर दूसरे हाथ। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि जो भी इंजरी होती है, कर लेते हैं सब, और झटके से वापस आते हैं, उससे आपको इंजरीज होती। तो अगर आप पूरा नीचे हैं तो एकदम से ऐसे झटके से वापस आप नीचे हैं, पूरा आपने हेड डाउन किया है, पहले हल्के से हेड को सीधा कीजिए, एक हाथ के साथ वापस आइए और फिर ऊपर आ जाइए। ठीक है, आपकी वापस आने की जो प्रोसेस है बहुत सॉफ्ट एंड सिंपल होनी चाहिए। आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, आपकी बॉडी शुड फील गुड, बहुत झटके और जर्क देकर। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं, अपने हिप्स के साथ पूरा स्क्वीज करते हुए अपने एंकल्स पे आएंगे, चाइल्ड पोज। आप रियलाइज करेंगे कि जितना बार हम आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उतनी बार आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उतना बेटर हो रहा है आपके पोजेस। दैट्स एग्जैक्टली द पर्पस। लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए रिलैक्स करते हुए फोरहेड डाउन। दो से तीन बार लंबा गहरा सांस लेंगे, फिर आगे बैठ। अगेन भुजंग आसन करेंगे, भुजंग आसन से हम सीधा कोबरा पोज से हम डाउनवर्ड डॉग में जाके अधोमुख शब्द। लंबी गहरी सांस, हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे, एल्बोज को स्क्वीज करके रखेंगे, पंजों को खींच के रखेंगे, लंबी गहरी सांस के साथ ऊपर स्क्वीज करते हुए पंजों को अंदर घुमाते हुए, सांस को छोड़ते हुए, सांस को छोड़ते हुए नीचे स्क्वीज करेंगे, कोर को एंगेज करेंगे। किसी डाउनवर्ड डॉग में अभी हम इसको 4 बोलते हैं, मतलब 1 2 3 4। आपकी 2 लेग्स हैं और 2 हाथ इसमें लगे हुए हैं, इसको हम 3 लेगेड बनाते, मतलब एक टांग को उठा लीजिए, यहाँ से एक टांग को उठा लीजिए, खींच दीजिए अपने आप को ऊपर की तरफ अच्छे से, फिर वापस
फिर दूसरी साइड से खींच दीजिए अपने आप को ऊपर की तरफ अच्छे से। तो ये वाला जो आपका पाँव है ये भी पंजों पे आ जाएगा और दूसरा भी पंजों पे खींचते हुए अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। लेंथ दीजिए अपने स्पाइन को। फिर वापस, फिर दूसरी साइड खींचते हुए स्ट्रेच कीजिए अच्छे से। स्पाइन को खींचिए, फिर वापस, फिर दूसरी साइड खींचते हुए, फिर वापस। एक बार और करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस मूव में आप सब कुछ कोर के थ्रू करेंगे। जो भी प्रेशर है आपके कोर पे आना चाहिए, किसी के रिस्ट पे नहीं आना चाहिए, एल्बोज पे नहीं आना चाहिए। अपनी रिस्ट को मैट में डिग नहीं करेंगे, पूरा का पूरा, जैसे हाथ उसका शेर का पंजा होता है ना, यहाँ से ये जो पूरा का पूरा माउंट्स है, वो है, फिंगर टिप्स है, इस तरह से अपना ग्रिप बनाइए। एक बार और करेंगे, है ना, पंजों को अंदर करेंगे, स्क्वीज करेंगे ऊपर। आप लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़ते हुए ऊपर स्ट्रेच, भरते हुए वापस, छोड़ते हुए ऊपर स्ट्रेच। खींचिए अपने आप को कहां तक, भरते हुए वापस, छोड़ते हुए ऊपर स्ट्रेच, भरते हुए वापस, छोड़ते हुए ऊपर स्ट्रेच, भरते हुए वापस। अब घुटनों के साथ नीचे, फिर से रिलैक्स करेंगे। काउ कैट स्ट्रेच में कैट की तरह अंदर सांस को भरते हुए, काउ की तरह स्क्वीज करते हुए, फिर ऊपर देखते हुए सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, धीरे से वापस चाइल्ड पोज। रिलैक्स करेंगे 1 मिनट के लिए, अपने आप को पूरा रिलैक्स करेंगे, ऐसे कुछ छोड़ देंगे अपनी फिजिकल बॉडी को मैट। जिस तरह से आपकी सांस अंदर और बाहर जा रही है उस प्रक्रिया पे ध्यान देंगे एंड यू रियलाइज कि वो ही एक मेडिटेटिव प्रोसेस है, बहुत इजी एंड वेरी रिलैक्स। धीरे से सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों से अच्छे से रब करेंगे ओवर टू योर आईज। थैंक यू सो मच। और वो सभी लोग जिन्होंने मैसेज किया था कि उनको आसन के नाम चाहिए, मैंने साथ में सभी आसन के नाम दिए। आई थॉट कि मैं लिखूंगी बट इतना हमारे पास टाइम है। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगी अगली बार सारे आसन के नाम लिखने का। I'll see you all. Take care. Have a great day. Keep smiling. Keep spreading your positive vibes. जहां जहां आप जाए अपनी इतनी सुंदर सी एनर्जी, अपनी खुशियां, सब कुछ बिखेरते चले एंड you will realize कि जितना आप दिल से ये सब देंगे
उतने ही दिल से मल्टीपल फोल्ड होके वो आपके पास आए, लेकिन वो आएगा इस भाव से नहीं देगी, इस भाव से देगी कि आप देना चाहते, ठीक है? थैंक यू सो मच, सी यू ऑल, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच मीनल, इट वाज वंडरफुल एंड बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऊर्जापूर्ण था एंड आपका मैसेज डेफिनेटली सबको पहुंचा होगा एंड आज के लिए बस इतना ही, बट जाने से पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की